दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विशेष क्लास को लेकर, जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं और उस चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हां दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं और 100 से ज्यादा सवाल आज की क्लास में करने वाले। बहुत मजा आने वाला है। आज तो मैं जानबूझकर ऐसे सवाल लाया हूं ना जहां से आपके सवाल गलत बहुत होते हैं। क्या करें, टारगेट करना पड़ता है। अगर वही घिसा पिटा सवाल पढ़ाएंगे तो नितिन सर को याद कैसे करोगे? हाँ है कि नहीं? तो कुछ नए सवालों पे दोस्तों चर्चा पर चर्चा हो जाए जो दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसे सवालों पे बातचीत करते हैं। दे रहा दोस्तों, बताइए, जैसे यहां पर एक साथ लिख के मैंने दिया है कि जो सब कुछ जानता है, जो बहुत कुछ जानता है, जो कम जानता है, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, जो बहुत अधिक बोलता है, जो कम बोलता है, मतलब सिमिलरिटी बनाने का प्रयास किया। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है, और रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत शानदार सवालों पे दोस्तों आज चर्चा करेंगे। लेकिन एक काम करिए, अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए और ये देखिए कि आपकी तैयारी दोस्तों किस लेवल पर हो पाई है। ठीक है, जब आप चेक करेंगे कि कितना सवाल हम सही कर पा रहे हैं तब तो कुछ होगा, बातचीत नहीं, फिर बातचीत में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों। किताबें भी आ चुकी हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर दोस्तों किताबों का ऑर्डर कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने सवालों की तैयारी आपकी हो पाई है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच क्यों बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिए, जो बैच अभी आप पढ़ रहे हैं ये डेमो क्लास चल रहा है दोस्तों। और आपको अगर यहां पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा है तो सोचो जो हमारा क्लास होगा जहां पे इंडिविजुअली दोस्तों आपको 3-3 हजार सवालों पर प्रैक्टिस कराया गया, वहां पर कितना हमने मेहनत किया होगा। बहुत मेहनत हुआ, बहुत शानदार सा बैच है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे इस बैच को ज्वाइन किया जाए। ठीक है, आइए सीधे आते हैं सवालों पर दोस्तों। और एक एक सवालों को बहुत इत्मीनान से आपको देखना है, समझना है और हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिख रहा है दोस्तों, जिंदा रहने की इच्छा। जी हां दोस्तों, जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये तमाम तरह की इच्छाएं, मैं सभी इच्छाओं के बारे में दोस्तों बताऊंगा आपको। तो जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए सवाल दिया कि किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? बताएंगे क्या आप कभी? ठीक है, मान लीजिए सवाल आए परीक्षा में तो बता देंगे क्या? याद रखें दोस्तों, किसी को मारने की इच्छा को कहते हैं जिंघासा। क्या कहते हैं दोस्तों? किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, क्या कहते हैं यहां पर? जिंघासा कहते हैं, जिंघासा। इसी तरह से मरने की इच्छा और मरने की इच्छा रखने वाला दोनों अलग अलग चीजें। अगर मरने की इच्छा पूछता है तो याद रखेगा, बोलेगा मुमूर्षा। क्या बोलेंगे दोस्तों? मुमूर्षा। लेकिन अगर कहें मरने की इच्छा रखने वाला, तब क्या बोलेंगे दोस्तों? तब आप बोलेंगे मुमूर्षु। क्या बोलेंगे दोस्तों? मुमूर्षु कहेंगे। ठीक है, अगर मरने की इच्छा रखने वाला पूछता है तब मुमूर्षु करेंगे। और मुमूर्षु में मात्रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुमूर्षु में मात्रा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होगा मुमूर्षु। ठीक है, तो याद रखेंगे कहीं भी अगर इच्छा लगा हो तो ऊ लगेगा लास्ट में, मुमूर्षु ऊ लगेगा हमेशा, ध्यान देंगे। अगर शब्द क्या लिखा है दोस्तों? शब्द लिखा है कि रखने वाला, तो इच्छा रखने वाला, जहां व्यक्ति की बात होगी वहां पर ऊ लगेगा। ठीक है, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो जाहिर सी बात है रखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा मुमुक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुमुक्षा। जी हां दोस्तों, मुमुक्षा कहा जाता है जो मुमुक्षा नहीं, मोक्ष की इच्छा पूछता तब मुमुक्षा करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों? मुमुक्षु करेंगे। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझिए। कभी भी किसी चीज को रखने वाला की बात करें तो रखने वाला से तात्पर्य क्या है दोस्तों? रखने वाला से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से है। और जब बात किसी व्यक्ति विशेष का हो तो याद रखेगा अंतिम में दोस्तों ऊ की मात्रा आती है। याद रखेंगे क्या आता है दोस्तों? अंतिम में ऊ की मात्रा आती है। अगर आप इतना नहीं ध्यान दिए और परीक्षा में मान लीजिए एक बार सवाल दे दिया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और ऑप्शन दे दिया कि क्या दे दिया दोस्तों? मुमुक्षु भी दे दिया, मुमुक्षा भी दे दिया, तो क्या करेंगे? मुमुक्षा तो दोस्तों किसे कहते हैं? इच्छा को कहते हैं। मुमुक्षा कहते हैं मोक्ष की इच्छा अगर पूछता तब मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पूछ रहा है तब मुमुक्षु कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है जीतने की इच्छा। तो देखिए खाली इच्छा के बारे में पूछ रहा है, तो खाली इच्छा पूछ रहा है तो आ होगा। ठीक है, और जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? जिगिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगिसा। क्या कहते हैं दोस्तों? जिगिसा। अगर ये पूछ लेता कि जीतने की इच्छा रखने वाला, तब क्या हो जाता? तब हो जाता जिगीसु। क्या हो जाता? जिगीसु। समझ में आ गया?
अच्छे से समझ में आ गया ना? एकदम बढ़िया से मेरी बात को दिमाग में बिठा लो, वरना दोस्तों परीक्षा में गलती होगी और इतनी गलती होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, आगे आओ देखते हैं। लिख रहा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, सब दोस्तों आपको एक साथ बताऊंगा। लेकिन पहले उसके पहले कुछ मेथड मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पहले वो सीखिए। देखिए मैं क्या बना रहा हूं वो समझिएगा। ठीक है, आप कहते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर दोस्तों पूर्व होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बीच में दो दिशाएं और दो लाइन यहां पर और बना लूं, अगर मैं यहां पे, ठीक है, ऐसे बना लूं दोस्तों दो लाइन, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, ये हो गया दोस्तों उत्तर पश्चिम, ये हो गया दोस्तों उत्तर पूर्व और ये हो गया दोस्तों दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये हो गया दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए ये हो गया और आपसे इसी कोण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसी कोण के बारे में पूछ रहा है और सीधे सीधे आपको बताना दोस्तों कि किस कोण को क्या कहते हैं। जैसे इसको कर दिया ना, तो अगर ये मैप आप ध्यान दीजिए और इसको आप भारत की तरह समझिए, तो इस दिशा में जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ता है। तो याद रखेगा दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा कुछ करिए कि हवा में उड़ जाए, तो हवा में उड़ से याद रखेगा वायव्य, वायव्य शब्द याद रखेगा, वायव्य में वायु शब्द छिपा हुआ है और याद रखेगा ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हवा में क्या हो गया, उड़ गया। अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा दोस्तों उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व में दोस्तों क्या होता है, याद रखेगा इधर पूर्वोत्तर भारत है, ईस्ट है, तो ईस्ट से याद रखेगा ये ईशान कोण है, ईस्ट से क्या याद रखेंगे, ये ईशान कोण है। उसी तरह से जब दक्षिण पूर्व पूछेगा तब दोस्तों क्या करेंगे, अच्छा दक्षिण पूर्व में अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, दक्षिण पूर्व मतलब इस साइड जब जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है ना, अपने दिमाग में सोचिए बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों दो ऐसे द्वीप हैं जहां पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, एक है बैरन द्वीप और एक है नारकुंडम द्वीप। दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं दोस्तों, इसमें से अग्नि निकलती, तो उससे याद रखेगा आग्नेय। तो इस वाले कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाले कोण को कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं दोस्तों, आग्नेय कहते हैं। उसी तरह से जो दक्षिण पश्चिम है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे यहां ऋषि मुनि रहते हैं तो याद रखेगा इसे कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं, नैऋत्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं अपना यहां पे फिलअप कर देता हूं, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, आइए फिल कर देते, किसी अलग कलर से फिल करते हैं ताकि आपको जो है ध्यान में रहे। ठीक है, सुनिएगा, तो उत्तर पश्चिम हमने क्या पढ़ा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हमने पढ़ा कि ये पाकिस्तान के साइड वाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वायव्य हो जाएगा। उसके बाद उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ईशान कोण आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा, दक्षिण पूर्व में याद रखेगा यहां पर आग्नेय आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दक्षिण पश्चिम की बात करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नैऋत्य। क्या आ जाएगा, नैऋत्य। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो मेरे पास तो जितना है मैं उतना निचोड़ दे रहा हूं। मैं कभी मतलब ये नहीं सोचता हूं कि नहीं जो हमारे पेड कार्यक्रम होंगे वहां बच्चों को मैं क्या सिखाता हूं, जो फ्री वाला कार्यक्रम है वहां बच्चों को क्या सिखाता हूं। मेरा टारगेट ये रहता है कि नहीं जो भी सिखाओ मन से सिखाओ, इतने अच्छे से सिखाओ कि बच्चों को लग जाना चाहिए कि यार नितिन सर तुम मेहनत कर रहे हैं और एक एक पॉइंट पर दोस्तों क्लैरिटी भी ला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिख रहा है यहां पर कि पर्वत के नीचे की समतल भूमि और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। दोस्तों मैं जानबूझ के इस तरह का सवाल लेकर आया हूं कि कंफ्यूजन जो आपके अंदर होता है ना वो यहीं पर होता है। अब बहुत सारे परीक्षाओं में आपने देखा होगा गलतियां भी होंगी। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता उपत्यका, एक होता अधित्यका। उपत्यका और अधित्यका। अब हमसे गलती हो जाती है, हम सोचते क्या है ना, परीक्षा हाल में जाकर के सोचते हैं कि यहां लिखा ऊपर तो ऊ से ऊपर और ऊ से उपत्यका करते हैं। नहीं, बस यही आपको ध्यान देना, उल्टा करना है। ठीक है, ऊ से ऊपर को क्या करेंगे दोस्तों, अधित्यका करेंगे। क्या करेंगे, अधित्यका करेंगे। ठीक है, और जो नीचे की समतल भूमि होती है उसको क्या करते हैं, उसको उपत्यका करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा बताया गया इतना बात याद रहता है कि ऊपर वाले में क्या करेंगे दोस्तों, उप मत करेगा। ऊ से उप यहां लिखा है लेकिन यहां पे उप नहीं करना है, यहां पे अधित्यका करिएगा और नीचे की भूमि पूछे तब आप उपत्यका करिएगा। अगर इतनी बात याद रखते हो तो निश्चित रूप से याद रखो परीक्षा में कुछ गलत होने वाला नहीं है, सब सही होगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है दोस्तों दोपहर के पहले का समय। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले का समय और दोपहर का समय और बाद का समय, तीन तरह का समय होता है दोपहर में। तो देखिए जो दोपहर का समय होता है, हो सकता है आपको न ध्यान में आ रहा हो, याद रखेगा इसे कहते हैं मध्याह्न। क्या कहते हैं दोस्तों, मध्याह्न। ठीक है, आप कहते हैं तभी तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नाम सुना होगा। मध्याह्न मतलब दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, एकदम बीच का समय होता है। जो पहले का समय होता है तो पहले को कहते हैं दोस्तों पूर्वाह्न। क्या कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है, और बाद को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। ठीक है, अपराह्न।
अपराह्न। अब बच्चे करते क्या है ना, बच्चे समझते हैं कि पूर्वाह्न को क्या कर लिया जाए दोस्तों, पूर्वाह्न शायद इसको पीएम कर लें, अपराह्न को क्या कर लें, एएम कर लें। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहां दिमाग चला गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। समझना, अगर पहले का समय है तो प से पहले प से पूर्वाह्न, इसे याद रखना। बाद के समय को अपराह्न, ये याद रखना। और एएम पीएम वाले दिमाग पे चलोगे ना तो पक्का सवाल गलत करके आओगे, या हो सकता है परीक्षा में आपने गलत किया भी हो सकता हो किया हो, ठीक है। लेकिन आगे मत करना, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं और उसके बाद भी गलती कर दोगे तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। लिख रहा है रात्रि का पहर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, जिस तरह से यहां पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही शानदार तरीके से दोस्तों मैंने अपने पेड कार्यक्रम में पढ़ाया। बार बार आपसे कहता हूं कि आप आकर ज्वाइन करिए, लेकिन आप लोगों को लगता है कि यार बड़ा महंगा कोर्स है, ठीक है, तो पढ़े रहो। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो उसी हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स ज्वाइन करके कहीं पढ़ाना शुरू कर दिए, 2 पैसे का आय कर रहे हैं। आप भी पढ़ के कहीं पढ़ाओ, ठीक है। पढ़ाओगे तो 2 पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा उससे अपना पढ़ाई लिखाई करो, कम से कम घर के ऊपर बोझ तो नहीं बनोगे। समझो, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है। रात्रि का दोस्तों पहला पहर क्या होता है। अच्छा, ये सवाल आते हैं ना, तमाम बच्चे जवाब देंगे कि सर गोधूली बेला। मुझे पता था ये सोचने वाले हो यार, गोधूली बेला कहते हैं जब शाम और रात का समय जो होता है उसके बीच का जो समय होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, सूर्यास्त के ठीक बाद का समय दोस्तों, उसे कहते हैं गोधूली बेला। यह वो समय होता है जब गाय, बैल या फिर जो पशु होते हैं वो चर करके शाम को खेतों से अपने घर की तरफ आते हैं, वो होता है। जो रात का पहला पहर होता है वो अलग हो जाएगा। रात के पहले पहर को दोस्तों कहते हैं प्रदोष। क्या कहते हैं दोस्तों, रात के पहले पहर को क्या कहा जाता है, प्रदोष। इसी तरह से अर्धरात्रि का समय क्या कहा जाता है, एकदम रात को 12 बजे, ठीक है, रात को 2:30 बजे नहीं, रात को 12 बजे जब चुड़ैल आती, वो वाला समय क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा ये चुड़ैलों का जो टाइम होता है, ये इस समय को कहते हैं निशित। क्या कहते हैं दोस्तों, निशित कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेगा, मध्य रात्रि के समय को निशित कहते हैं। रात्रि का जो तीसरा पहर होता है, तीसरा पहर, इसे कहते हैं त्रियामा। क्या कहते हैं, त्रियामा कहते हैं, ठीक है। तो यामा माने होता है रात और त्रि माने होता है तीसरा, तो रात का जो तीसरा पहर होता है उसे त्रियामा कहते हैं। चौथे पहर में जाएंगे ना तो पता उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि फिर अब सुबह होने वाला, प्रातः काल होने वाला है। तो प्रातः काल तो कहते हैं किसे, जब सूर्योदय होता है, धीरे धीरे जब सूरज उगना शुरू होता है उसे हम प्रातः काल कहते हैं। तो उसके पहले का समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ये सवाल भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है वह नायिका। 4 सवाल है दोस्तों, ये 4 सवाल परीक्षा में आपको बहुत कंफ्यूज करता है। आज का जो हमारा क्लास है ना, ये हमने केवल कंफ्यूजन स्पेशल क्लास है, ठीक है। कहां कहां आप कंफ्यूज होते हैं, कहां कहां परेशान होते हैं, सब नितिन सर को पहले से ज्ञात है। ईमानदारी से बताओ, होता है ना। देखो क्या क्या पूछता है। लिख रहा है वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। क्या लिखा दोस्तों, आ गया हो मतलब आ चुका है, या फिर आने वाला है, दोनों 2 बातें हैं, ठीक है। अगर आ गया है, अगर आके घर पहुंच गया है तो दोस्तों इसे कहेंगे आगत पतिका। क्या कहेंगे दोस्तों, आगत पतिका। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे आगत पतिका। लेकिन अगर यही कह दे दोस्तों कि आने वाला है, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे हम इसे आगमिष्यत, आगमिष्यत पतिका। क्या कहेंगे दोस्तों, आगमिष्यत पतिका करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अगर कब कहेंगे दोस्तों, याद रखेंगे कब, जब आने वाला होगा तब। ये सवाल आता है और परीक्षा में हमें ज्ञात होता नहीं है कि आ गया है या आने वाला है, क्या अंतर है, ठीक है। लेकिन आज के बात आपको याद रखना है कि नितिन सर ने समझाया है कि अगर आ गया हो तो आगत पतिका होगा, अगर आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका होगा। उसी तरह से अगर परदेश में हो, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो या परदेश जाने वाला हो, ठीक है, या तो परदेश में है या तो अभी जाने वाला है। तो अगर परदेश में है तब उसे कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वहां ऑलरेडी है, पहुंच चुका है, तो याद रखेगा उसे हम कहते हैं प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रोषित पतिका। कब दोस्तों, जब परदेश में होता तब। और जब परदेश से आने वाला होता है तो याद रखेगा तब उसके लिए एक शब्द होता है प्रवत्स्य पतिका। क्या होता है दोस्तों, प्रवत्स्य पतिका, ठीक है। कब, जब जाने वाला होता है, जाने वाला होता है, गया नहीं है, जाने वाला होता है। तो ये 4 तरह की बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलतियां होती हैं। तो गलतियों को सुधारिए, सीखिए दोस्तों। इन सभी चीजों का कलेक्शन करने में, मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कई घंटे लगते हैं। जितना समय मुझे पढ़ाने में नहीं लगता, इसका कई गुना समय दोस्तों मुझे इसका कलेक्शन करने में लगता है। एक दिन आप कलेक्ट करके देखो ना, इंपॉर्टेंट सवाल, 100 अच्छे सवालों का कलेक्शन करो। अगर उसके चक्कर में 4-5 किताब ना पढ़नी पड़ जाए और 4-5-10 वेबसाइट ना देखना पड़ जाए तो बताना कि नितिन सर झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। लेकिन एकदम मन से बनाना, ईमानदारी से एकदम मन से बनाना है कि जिसमें लोग फंस जाएं। केवल ऐसे सवाल रखने हैं या ऐसे सवाल ढूंढ
ढूंढ के रखने जहां कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ईमानदारी से करोगे तो पता चलेगा कितना समय लगता है। आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों, कह रहा जिसने किसी से ऋण लिया हो, एक तो लेने की बात कर रहा है और दूसरा दोस्तों कह रहा है कि जिसने किसी को ऋण दिया हो। दो बातें दोस्तों, या तो लिया हो या तो दिया हो। तो अगर लिया होगा, अब इंग्लिश में वो डेटर क्रेडिटर मत करिएगा, ठीक है, कि भैया जब लिया होता है तो क्या होता है दोस्तों, वो डेटर होता है, जब किसी को दिया होता है तो क्रेडिटर होता है। नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहां हिंदी पढ़ रहे हैं और इसके लिए दोस्तों अलग शब्द होता है। तो जब लिया होता है तब उसे हम कहते हैं दोस्तों अधमर्ण। क्या कहते हैं? अधमर्ण। और जब दिया होता है तब कहते हैं दोस्तों उसे उत्तमर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तमर्ण, ठीक है। और जब ऋण किसी का चुका दिया हो, ऋण अगर चुका दिया हो उसके लिए क्या होता है दोस्तों? उसके लिए होता है उऋण। क्या हो जाता है? उऋण। कि हम उस ऋण से क्या हो गए? मुक्त हो गए, उऋण हो गए। उऋण अगर चुका दिया गया तब क्या हो जाएगा? उऋण, ठीक है। अगर जो है लिया गया हो तो क्या होगा? अधमर्ण। अगर दिया गया हो तो क्या होगा? उत्तमर्ण। तो इस तरह से आप एक एक बातों को दोस्तों सीखो, समझो और देखो ध्यान से कि कहां कहां गलतियां होती हैं, कैसे कैसे गलतियां होती हैं। चलिए और देखते हैं। लिख रहा जो सब कुछ जानने वाला हो, तो अगर लिखा है यहां पर सब कुछ तो क्या करेंगे दोस्तों? तब यहां पे करिएगा सर्वज्ञ। क्या करेंगे दोस्तों? सर्वज्ञ। अगर लिखा है बहुत कुछ तब यहां पे लिखेगा दोस्तों बहुज्ञ। दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर बोले सब कुछ तो सर्वज्ञ, क्योंकि सर्व का मतलब होता है सब कुछ, लेकिन बहु का मतलब होता है बहुत कुछ, ठीक है। इसी तरह से एक तीसरा सवाल दे दिया कि कम जानने वाला होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो कम के लिए शब्द होता है अल्प। तो याद रखेगा अल्पज्ञ हो जाएगा, यानी अल्प माने होता कम और अज्ञ माने जानने वाला। तो कम जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहते हैं। लिख रहा जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों बहुभाषाविद। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। विद मतलब होता है विद्वान, तो बहुत से भाषाओं को जानने वाला या बहुभाषाविद कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता हो, ये भी सवाल आता है परीक्षा में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं, व्याकरण के जानकार को वैयाकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला लिख रहा दोस्तों बहुत अधिक बोलने वाला। तो जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है अधिवक्ता। जो अधिक बोलता है उसे अधिवक्ता भी कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल भी कहते हैं। वाचाल कि बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। या फिर अधिक बोलने वाले को दोस्तों मुखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुखर, ठीक है। इसी तरह से जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कम, देखिए कम बोलना और न बोलना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जो न बोलता हो तो जो न बोलता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहते हैं मूक। या तो मूक कहते हैं या तो गूंगा कहते हैं। यहां कम बोलने की बात नहीं कर रहा है, यहां न बोलने की बात नहीं कर रहा है, यहां कम बोलने की बात कर रहा है कि ज्यादा पक नहीं करता, कम बोलता है। तो कम बोलने वाले को कहते हैं दोस्तों मितभाषी। क्या कहते हैं दोस्तों? मितभाषी। इसी तरह से पूछे कि जो मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? मीठा बोलना, मीठा बोलने वाले को तो याद रखेगा उसे कहते हैं मृदुभाषी। क्या कहते हैं? मृदुभाषी। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है अच्छे से? ये आप ध्यान में रखेगा, इस तरह के सवाल आते हैं। आज मेरा टारगेट केवल और केवल इतना था कि आप इस सवाल में कैसे फंसते हैं, कैसे परेशान होते हैं, कहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कब दोस्तों आपके दिमाग में दो दो आंसर आने लगते हैं कि शायद ए वाला सही है कि बी वाला, या दोनों एक एक, कुछ कंफ्यूजन में होते होते दोस्तों अंतिम में जाके आप गलत वाला टिक कर देते, ठीक है। वही स्थिति से दोस्तों मुझे उबारना, आपको दूर ले जाना है और इसीलिए दोस्तों ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। और देखिए आगे लिख रहा है दोस्तों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्त। जी हां दोस्तों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। बिना पलक झपकाए, पलक, बिना पलक झपकाए के लिए दो शब्द होता है। एक होता है दोस्तों निर्निमेष। क्या होता है? एक होता है निर्निमेष और एक होता है अपलक। क्या होता है दोस्तों? अपलक। ये दोनों शब्द होते हैं। तो देखिएगा परीक्षा में दिया क्या है, ठीक है। जो तत्काल कविता करे दोस्तों उसके क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। यार ये सब देखते ही ना जैसे लगता कोई, अगर मैं सपने में भी रहूं ना, कोई हमसे पूछ दे कि क्या उत्तर है तो मुंह से निकल जाएगा कि यही उत्तर है, ठीक है। ये हालत हो गया, शब्द आता नहीं कि तुरंत दिमाग में आ जाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ या ऐसी युक्ति जो तुरंत पैदा हो, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तब उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं दोस्तों, जो सूझबूझ तुरंत पैदा हो उसे कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है। अब बच्चे यहां कर देते हैं आशातीत। क्या कर देते हैं दोस्तों? आशातीत। गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा जिसकी आशा की गई हो,
जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आशातीत। उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। यहां पे सवाल अलग है, यहां पे कह रहा है जिसकी आशा न की गई, और न की गई हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्याशित। ठीक है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। जिसका उत्तर न दिया गया हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अनुत्तर। अनधन उत्तर बराबर क्या हो जाता है, अनुत्तर हो जाता है, अनुत्तर। ठीक है, अनधन उत्तर बराबर अनुत्तर। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अनुत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखिए, लिख रहा है जो मापा ना जा सके। ठीक है, जो मापा जा सके दोस्तों, तो अगर माप सकते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही है ना, माप सकते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर ही पूछ देता आपसे कि जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके, तब आप क्या बताते दोस्तों, तब आप कहते दोस्तों उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। उसी तरह से लिख रहा है कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी जो पुत्र अपनी धर्म पत्नी से पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, और इस दिल में क्या रखा है। याद रखेंगे, तो याद रखेगा अगर अपनी पत्नी से पैदा हुआ है तो औरत है, लेकिन अगर गैर पुरुष से कोई पुत्र पैदा हो गया है तब उसे क्या करेंगे दोस्तों, तब उसे जारज कहते हैं। दोस्तों जब आप विलोम शब्द पढ़ते थे तो हमेशा आप करते थे कि जारज का उल्टा औरस होता है, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आया ना कि जारज का उल्टा औरस क्यों होता है। ठीक है, उसके पीछे दोस्तों रीजन ये है औरस होने का। ठीक है, लिख रहा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, या जो स्त्री दोस्तों कड़ी पर्दे में रहती है, उसके लिए शब्द है दोस्तों असूर्य पश्या। क्या है दोस्तों, असूर्य पश्या उसे कहा जाता है। जो स्त्री सूरज न देख पाए या जो स्त्री कड़े पर्दे में रहती है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो, अगर न हो तो क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा इसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं, अप्रमेय। अगर प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, अगर प्रमाण द्वारा सिद्ध हो तब क्या कहेंगे, अगर सिद्ध हो तब उसे कहेंगे प्रमेय। क्या कहेंगे भैया, तब उसे प्रमेय कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भी बढ़िया सवाल आता है परीक्षा में। जो स्त्री के वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के वशीभूत, हमेशा स्त्री के वश में रहता है, उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों स्त्रैण। क्या होता है शब्द, याद रखेंगे, एक शब्द होता है स्त्रैण। क्या होता है भैया, स्त्रैण शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए क्या शब्द होता है, स्त्रैण शब्द होता है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जिसके पास कुछ ना हो, अगर कुछ नहीं है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं दोस्तों, किंचन, कि उसके पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, कोई शत्रु न पैदा हो, याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अजात शत्रु। यहां चाहे जन्म की बात करें या फिर ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो क्या है, उसी को हम अजात शत्रु कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, जैसे आपका सर नौकरी मिल नहीं रहा है, ब्याह कहां से हो। ठीक है, नौकरी मिल जाता ना तो बढ़िया ब्याह भी हो जाता। क्यों, नौकरी से विवाह का क्या संबंध है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है भाई, नौकरी अपनी जगह है, विवाह अपनी जगह, शादी विवाह कर लेंगे तो और जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, ये जो दोपहर में जो है दाल चावल खा के सोने की आदत है ना, दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है दिमाग पे ना तो काम और अच्छा होता है, बेहतर होता है। और वैसे भी दोस्तों विवाह के बाद सबकी कुंडली बदल जाती है, सबका भाग्य बदलता है, क्योंकि आपके भाग्य के साथ किसी और का भी भाग्य जुड़ जाता है, इसलिए निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो मेरा तो ही मानना है कि अगर विवाह हो जाएगा तो नौकरी शायद जल्दी मिल जाए, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए जिसका विवाह ना हुआ, घर न जाके बताना कि नितिन सर हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने कहा कि शादी कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो पिताजी जो है मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जो है ये सब क्या सिखाया जा रहा है। चलिए खैर अलग बात है। तो जिसका विवाह ना हुआ दोस्तों उसे क्या कहते हैं, आप देखते होंगे लिखा रहता है कि फला परिणय फला। जब संबंध हो जाता है ना, विवाह बनने लगता है, विवाह सूत्र में कोई बंधने वाला जोड़ा होता है तो परिणय लिखा जाता है। आप देखते होंगे बढ़िया दिल बना के लिखा रहता है नितिन परिणय नूतन। ठीक है, पत्नी का नाम हमारे। ठीक है, तो लिखा होता है परिणय। उसी तरह से अगर विवाह ना हुआ हो तो क्या हो जाएगा, अपरिणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिणित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिणित। मुझे लग रहा है मात्रा गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सुनिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिणित हो जाएगा। याद रखेंगे कब, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। ठीक है, मतलब जहां पे वहीं फिक्स है, दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अस्थावर। क्या होता है दोस्तों, अस्थावर। ठीक है, और जिसको लेके जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों, जंगम। तभी तो उल्टा होता है इसका। लेकिन आप थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो नपा तुला भोजन करता है उसे कहते हैं दोस्तों मिताहारी। क्या कहते हैं,
मिताहारी। जी हाँ दोस्तों, नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी, और नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी या कम खर्च करने वाले को भी मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके भैया वो तो अजेय है। क्या है दोस्तों, वो अजेय है, तभी तो उसे जीता नहीं जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजेय शब्द हो जाएगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारी किताबें लॉन्च की गई, और आजकल ना जो मैं अपनी कम क्लासेस दे पाता हूं उसके पीछे रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा समय दोस्तों किताब पर काम करता हूं। किताब पे काम करने का मजा भी बड़ा अद्भुत है, इतना मजा आता है ना जिसके बारे में बता नहीं सकता। किताब लिखने का कितना मजा है आप सोच नहीं सकते। जब आप किताब को खरीदेंगे, कभी पढ़ेंगे ना, तो याद करेंगे, हर लाइन पे आपको याद आ गया नितिन सर अपनी एक एक बात को इस किताब में डाल रखे हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं जैसे आज ये चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर से करें, लेकिन करेंगे कहां से। देखिए 5000 सवाल दोस्तों यहां अपनी हिंदी में दिया गया है। अगर आपने अपनी हिंदी की किताब नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लीजिए। बाकी अदर परीक्षाओं के लिए भी किताबें आ चुकी हैं, अलग अलग विषय की भी किताबें आ चुकी हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। कितने दिन में एक ही बात आपको समझाते रहेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, सब आपको पता है। आपसे ज्यादा समझदार है कहां कोई। यहां चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, लिख रहा है खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाए। कहीं जा रहे हैं टूर पे, शादी ब्याह हो गया, कहीं टूर पे जा रहे हैं तो घर से बढ़िया खाना पीना मिला है, बेटा खाते हुए जाना है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। आज तक कोई नहीं पूछता था इतना, लेकिन अब पूछने लगा, तो याद रखें दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, तो खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों पाथेय। क्या कहते हैं दोस्तों, पाथेय। क्या कहते हैं, जो पथ पर खाया जाता है, पाथेय। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है दोस्तों उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं, नेपथ्य। जी हां दोस्तों, रंगमंच जानते हैं ना, जहां पर कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करता है, उसके पीछे पर्दा लगा होता है, उसके पीछे का जो स्थान होता है क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है नेपथ्य। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा उसे कहते हैं अपत, अपत। लेकिन याद रखेगा एक पूछता है गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए, गिरा हुआ के लिए, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। क्या होता है दोस्तों, पतित। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, अपत और पतित दोनों ध्यान रखेगा, परीक्षा में आता है और लोग गलतियां करते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, बहुत बढ़िया, युद्ध में स्थिर है, इसीलिए क्या कहते हैं दोस्तों, हम युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर। दूसरा लिख रहा दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा उसे हम कहते हैं अंतःवासी। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतेवासी। अंतेवासी भी लिखा जाता है या अंतःवासी भी लिखा जाता है, दोनों होता है, अंतेवासी या अंतःवासी, याद रखेंगे। ठीक है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसमें युद्ध की बहुत इच्छा हो। तो कौरव दोस्तों 100 भाई थे, उनका जो 100वां भाई था वो कौरवों की तरफ से नहीं लड़ा था, वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, और उसका नाम था युत्सु। क्या नाम था, युत्सु। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर भी आपका जवाब क्या दोस्तों, युत्सु ही है, याद रखेंगे। ठीक है, युत्सु, क्योंकि ऐसा रखने इच्छा हो जिसमें उसकी बात कर रहा है, तो याद रखेगा। अच्छा, प्रबल की इच्छा हो जिसमें कह दिया, इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों उ की मात्रा मैंने वहां पे लगाया है, नहीं तो उत्तर क्या हो जाता, युत्सा हो जाता। क्या हो जाता, युत्सा। अगर पूछ देता युद्ध की प्रबल इच्छा, खाली यहीं रोक देता सेंटेंस, तो खाली इच्छा के बारे में पूछ रहा था, तब आप क्या करते हैं, युत्सा कर लेते हैं। लेकिन प्रबल इच्छा हो जिसमें, तो जाहिर सी बात है युद्ध करने की इच्छा किसी न किसी व्यक्ति विशेष में होगी, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, तब हम युत्सु करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता दोस्तों उसके लिए क्या कहा जाए, जो कुछ भी न जानता हो उसके लिए शब्द होता है अज्ञ। क्या शब्द होता है, अज्ञ। इसी अज्ञ से आगे चल के अज्ञानी बनता है। क्या बनता है, अज्ञानी। और अगर सवाल ऐसे घुमा के पूछे कि जिसे किसी बात का पता ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी बात का पता ना हो, यानी आप ही मान लीजिए आपके घर में कोई चर्चा हो रहा है, आपके विवाह की बात हो रही है और आपको पता ना हो, यानी आप उस बात से क्या है, अनभिज्ञ हैं। क्या है दोस्तों, अनभिज्ञ हैं। तो देखिए समझिए कि कहां अज्ञ का प्रयोग करना है, कहां अनभिज्ञ का प्रयोग करना है, यह ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, आगे लिख रहा है व्यर्थ खर्च करने वाला। व्यर्थ खर्च करने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों कि अच्छा, कंजूस को क्या कहते हैं दोस्तों, कंजूस। कंजूस जानते हैं ना, कंजूस। कंजूस के लिए दोस्तों एक शब्द होता है कृपण। क्या शब्द होता है दोस्तों, कृपण। कंजूस किसे कहते हैं, जो मतलब बड़ा कहने होने के बाद थोड़ा बड़ा खर्चा कर दे, कंजूस व्यक्ति। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है कृपण। ठीक है, इसको याद रखेगा।
पैर से लेकर सिर तक, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आपाद मस्तक। क्या होता है दोस्तों? आपाद मस्तक। क्या होता है? आपाद मस्तक। ठीक है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। देखिए, इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, और एक जो इंद्रजीत था वो रावण का लड़का, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इंद्रजीत उसे क्यों कहते थे? क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था, इंद्र को हरा दिया था युद्ध में, इसीलिए उसे इंद्रजीत कहते थे। लेकिन दोस्तों यहां इंद्रियों की बात हो रहा है, जो हमारे 5 सेंस होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो लिख रहा है दोस्तों, इंद्रियों के ज्ञान से जो परे हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए 2 शब्द होते हैं, या तो उसे हम कह सकते हैं इंद्रियातीत, ठीक है, या तो कह सकते हैं अतीन्द्रिय। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अतीन्द्रिय। ठीक है, तो 2 तरह के शब्द होते हैं। परीक्षा में देखिएगा क्या दिया ऑप्शन में, उसी हिसाब से करिएगा। कही हुई बात को बार बार कहना, कई लोगों की आदत होती है एक बार कहने के बाद फिर 10 बार वही बात कहते हैं। ठीक है, तो कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों पिष्ट पेषण। क्या होता है? पिष्ट पेषण। जी हां दोस्तों, पिष्ट पेषण। कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाता है दोस्तों? पिष्ट पेषण कहलाता है। याद रखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ के? भैया सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों स्टडी 91 पे कराया जाता है। आप चाहे जितना मैच कराना हो करा लीजिए, समझा के बुझा के सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है जिसका कोई शत्रु न हो। पीछे बताया था चाहे शत्रु न हो और चाहे शत्रु जन्मा ना हो, चाहे शत्रु जन्मा न हो, एक ही बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 तरीके से पूछता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु। लेकिन शत्रुओं का हनन करने वाला, हनन माने जानते हैं ना, मार गिराने वाला, उसे हम कहते हैं दोस्तों शत्रुघ्न। ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर, शत्रुघ्न तो सोनाक्षी के पापा को कहते हैं। ठीक है, अलग बात है, लेकिन इसे भी कहते हैं। जो मांस न खाता हो, भैया इस क्वेश्चन को तो हम सैल्यूट करते हैं। जो मांस न खाता हो, मैं बता दूं आपको दोस्तों, एक बात याद रखेगा, मांस को पता क्या कहा जाता है? मांस को दोस्तों आमिष कहा जाता है, आमिष कहा जाता है। ठीक है, आमिष। जी हाँ दोस्तों, ये मांस को कहा जाता है। अब जो मांस ना खाता हो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा दोस्तों? निरामिष। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं आमिष आमिष पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। मैंने बहुत बार रीड कराया आपको, फिर से दोस्तों आज रीड करा रहा हूं, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है जिसको जाना नहीं जा सकता। और जब किसी बात को जाना ही ना जा सकता तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, जिसे जाना नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अज्ञेय होता है। बाएं हाथ से काम करने वाले को, अर्जुन भी बाएं हाथ से काम करते थे, हमें देख लीजिए नितिन सर, तो लिख दीजिएगा बाएं हाथ से काम करने वाले नितिन गुप्ता स्टडी 91। अरे वो नहीं लिखना यार। ठीक है, बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। सर हमारे गांव में तो ढेवरा कहते हैं। ठीक है, ढेबरा। ठीक है, तो याद रखेगा, ढेबरा भी कहते हैं और सब्यसाची भी कहते हैं, दोनों याद रखेगा। ठीक है, आपके गांव में कहते हैं तो लिख लीजिए, हमारे यहां भी कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? याद रखेगा, पहले लिखेगा किंग, फिर लिखेगा कर्तव्य, फिर लिखेगा विमूढ़, कि वो अपने कर्तव्य से क्या हो गया है? विमूढ़ हो गया है। तो जिसे कर्तव्य न सूझता हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है किंग, कर्तव्य, विमूढ़। तो जब विवाह हो जाएगा ना तो आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, और फिर अगर आप उससे विमूढ़ होते हैं तो वही वाली बात आ जाएगी, किंग, कर्तव्य, विमूढ़। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था लोग समझते हैं ना कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? भोज कहते होंगे या भंडारा कहते होंगे। नहीं, भंडारा में दीन दुखिया नहीं आते, भंडारा में तो सब आते हैं। भंडारा सभी के लिए होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भंडारा में अमीर लोग नहीं खाते हैं, खाली दीन दुखिया खाते हैं? गलत, भंडारा सभी के लिए होता है। तो कभी मत कहिएगा दोस्तों, याद रखेंगे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था। अगर सवाल ये पूछे तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा कि इसे हम भंडारा कहते हैं। ठीक है, भंडारा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तब आप कहिएगा दोस्तों इसे हम कहते हैं सदावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? सदावर्त कहते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है किसी काम में त्रुटि ढूंढना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे से छोटे काम में भी दोस्तों कुछ ना कुछ वो गलती निकाल देंगे, मतलब उनका ध्यान हमेशा गलती निकालने पर रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों को कहते क्या है? ऐसे लोग कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? अन्वेषी माने ढूंढने वाला, किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना, उसे कहते हैं अन्वेषण। ठीक है, जो ढूंढने वाला व्यक्ति होता है वो अन्वेषक कहलाता है। ढूंढने की क्रिया को अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है कई अन्वेषण संस्थान, तो वहां किसी न किसी पर रिसर्च होता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर दोस्तों छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। जी हां दोस्तों, जो छोटी छोटी गलतियां ढूंढता हो, त्रुटि ढूंढता हो उसे। जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो जिस पर दोस्तों आक्रमण किया जाता है उसे कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत। अगर सवाल आ जाए
जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भैया अनाक्रांत। क्या कहेंगे, अनाक्रांत। एक ही जैसे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका। देखो ये बढ़िया दे दिया था। पीछे दोस्तों जो सवाल दिया था वो इंद्रिया की बात कर रहा था कि इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों से परे तो इंद्रियातीत हो गया या अतीन्द्रिय हो गया। यहां पर इंद्र की विजय की बात कर रहा है कि इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो इसे कहते हैं इंद्रजीत। क्यों, क्योंकि उसने इंद्र को क्या कर लिया है, जीत लिया है, इसलिए दोस्तों यहां पे इंद्रजीत कर लीजिएगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। हां, अब यहां इंद्रियों की बात कर रहा है, इंद्रियों की बात कर रहा है, तब इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर इंद्रिय जीत करेंगे। अब देखिए यहां पर कहीं इंद्रिय जीत पढ़ते हैं ना, तो याद रखेगा ये गलत हो जाएगा। इंद्रिय जीत ना करके दोस्तों, कई किताब में देखा मैंने ऐसे लिखा रहता है, इसे लिखिए जितेंद्रिय। क्या लिखेंगे दोस्तों, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय ये लिखिएगा, इंद्रिय जीत मत करेगा। ठीक है, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और जिसने इंद्र को जीत लिया वो इंद्रजीत हो जाएगा। दोनों सवाल एक साथ रख दिया। जंगल में जो आग लगती दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे हम कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं, जो आग जंगल में लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे दावानल कहते हैं। जो आग पेट में लगती है, जो आग कहां लगती दोस्तों, अगर वो आग पेट में लगती है तो उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं, जठराग्नि। क्यों, जठर रस जो होता है दोस्तों ना, जब निकलता है तो पेट जलने जैसा लगता है, तो उसी को जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जी हां, आप कहेंगे सर समुद्र में भी आग लगती है। समुद्र में जो आग लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बड़वा नल। क्या कहते हैं, बड़वा नल। अरे सीखिए जो समझा रहा हूं यार, ज्यादा मत दिमाग खर्च करिए। बहुत रिसर्च कर लिया, बहुत चीजें ढूंढ लिया। ठीक है, अब तो केवल इतना उद्देश्य रह गया है कि कितने आसान भाषा में, कितने कम समय में आपको क्या समझा दिया जाए, खाली इतनी बात रह गई है। ठीक है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, वह हथियार जो फेंक कर चला जाए। तो यार ईमानदारी से एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानोगे ना, मजा मत लेना, लेकिन ठीक है, ये ऐसे सवाल है ना जहां मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। हर बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां कंफ्यूजन, मतलब मैं इसको 100 बार पढ़ता हूं, फार्मूला बनाता हूं, फिर फार्मूला फेल हो जाता है, फिर फार्मूला बनाता हूं, फिर फार्मूला फेल हो जाता है। हमको अपना फार्मूला एक याद आ रहा है, वो फार्मूला फिलहाल सही था। हम पढ़ते हैं शस्त्रागार। अच्छा आप बताओ, आप इसमें से क्या पढ़े हो, शस्त्रागार पढ़े हो कि अस्त्रागार पढ़े हो, बताओ। आप कहेंगे सर हमने अस्त्रागार नहीं सुना है, हमने शस्त्रागार सुना है। ठीक है, इतिहास पढ़े होंगे। ठीक है, सूर्यसेन बंगाल के रहते हैं, उन्होंने चटगांव में जो शस्त्रागार था उसे लूट लिया। ठीक है, तो वहां क्या रखा था, बंदूक उंदूक रखे थे, वो लूट लिया। बंदूक हाथ से चलाते हैं, याद रखेगा दोस्तों, जो हाथ में थाम कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम शस्त्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ दिन पहले ही दोस्तों आपको बताए थे कि अस्त्र भी कहते हैं। एक्चुअली बंदूक के केस में क्या होता है ना, कि गोली के परिप्रेक्ष्य में वो शस्त्र हो जाता है, सॉरी, गोली के परिप्रेक्ष्य में वो अस्त्र हो जाता है, बंदूक के परिप्रेक्ष्य में वो शस्त्र हो जाता है। इसलिए दोस्तों वहां बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है। ठीक है, खैर आइए देखते हैं। और आयोग ने भी दोस्तों इसी तरह से अलग अलग, आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा, किसी आयोग ने बंदूक को अस्त्र माना है, किसी आयोग ने बंदूक को शस्त्र माना है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार कंफ्यूजन हो जाता हूं, बहुत परेशान हो जाता हूं कि क्या करूं मैं इसका। ठीक है, फिलहाल ये जो बता रहा हूं दोस्तों ये परफेक्ट है, सही है, याद रखिएगा। और जो फेंक कर चलाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे अस्त्र कहते हैं। देखिए एकमात्र यही तरीका है याद करने का, समझने का, दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, वरना फिर मेरी तरह भी आप परेशान रहेंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, पीछे बताया था कि कंजूस को क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। कंजूस को क्या कहते हैं, कंजूस को कहते हैं कृपण। ठीक है, इसी तरह से जो उपकारों को मानता हो और जो उपकारों को न मानता हो, दो बातें दे रहा है। तो अगर मानता है तब तो कृतज्ञ कहेंगे, अगर नहीं मानता है तो कृतघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, कृतज्ञ और कृतघ्न। ठीक है, याद रखेंगे। इसको साफ साफ लिख दूं क्या, आइए लिख देता हूं। तो लिखिएगा घ और घ के साथ लिखिएगा न, कृतघ्न कहेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरों का भला चाहने वाला। ठीक है, अब आप सोचेंगे दोस्तों जो दूसरों का भला चाहता है, पहले देखिए अपना भला चाहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, अपना भला चाहने वाला। ठीक है, अपना भला चाहने वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वार्थी। जो अपना भला चाहता है वो क्या कहलाता है, स्वार्थी। और जो दूसरों का भला चाहता है उसे पता क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परमार्थी।
ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे परमार्थी कहते हैं, जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों का हित चाहता हो। नहीं, हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो हित चाहता हो, जो हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हितैषी कहते हैं। तो देखिए अलग अलग शब्द, हितैषी अलग है और स्वार्थी परमार्थी अलग है। ऐसा नहीं कि कहीं बोलना कुछ और आप बोल कुछ और दें, ठीक है, तो समझना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। जो आंखों से सुनता है, जो आंखों से सुनता है मतलब आंखों से बातों को समझ लेता है, ठीक है, उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। चक्षु माने होता है आंख और प्रज्ञा माने बुद्धि होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, या कहीं पर दोस्तों इसे हम चक्षु श्रवा भी पढ़े हैं, ठीक है, चक्षु श्रवा, ठीक है। जो अच्छा एक मिनट, आंखों से सुनने की बात कर रहा हूं, रुक जाइए, ये प्रज्ञा चक्षु अलग हो जाएगा दोस्तों। मैं बताता हूं, प्रज्ञा चक्षु आप तब करिएगा जब आपसे कहे कि आंखें जिसकी नेत्र हो, ठीक है, जैसे बुद्धि जिसका नेत्र हो दोस्तों, ये हो जाएगा प्रज्ञा चक्षु। क्या हो जाएगा, प्रज्ञा चक्षु। और अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि जो आंखों से सुनता हो, इसके लिए आप चक्षु श्रवा करिए, क्योंकि सुनने की बात कर रहा है ना, तो सुनने के लिए शब्द क्या है, ये श्रवा शब्द सुनने के लिए, और ये प्रज्ञा शब्द किसके लिए, बुद्धि के लिए, ठीक है। ये प्रज्ञा किसके लिए, बुद्धि के लिए है, और श्रवा शब्द किसके लिए है, सुनने के लिए। तो बिठाना पड़ेगा पूरा, जैसे मैंने नहीं कहा पीछे भी परमार्थी जगह हितैषी मुंह से निकला, बताया तुरंत मैंने आपको, नहीं हितैषी नहीं, जो हित चाहता उसे हितैषी कहते हैं, ठीक है। समझिए, इस तरह से देखते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऊपर की ओर उछाले होने के लिए एक शब्द होता है उत्क्षिप्त। आपने पढ़ा होगा दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में। दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, एक ड होता है और एक ढ होता है, इसी को उत्क्षिप्त कहते हैं ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिव कहते हैं, ठीक है। कह रहा जो धरती फोड़कर पैदा होता है, यानी सीधे सीधे धरती से पैदा हो रहा है, उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे उद्भिज कहते हैं। और जो गर्भ की थैली से पैदा होता है, हमारे और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे पैदा हुए, हम तो पहले गर्भ में रहे हैं ना। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती, गर्भ से। तो याद रखिए जो गर्भ से पैदा होता है, याद रखिए उसे जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो याद रखिएगा उद्भिज हो गया, जरायुज होगा। इसी तरह जो अंडे से पैदा होता है, जो अंडे से पैदा होता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंडज कहते हैं। इसी तरह जो पसीने से पैदा होता है उसे स्वेदज कहते हैं, क्योंकि स्वेद माने पसीना होता है, तो स्वेदज कहते हैं, यहाँ अंडज हो गया, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। आगे लिख रहा तारों भरी रात, ऐसी रात जहां तारे ही तारे हैं। भाई वैसा मौसम तो जब प्यार होता है तभी नजर आता है, उसके आगे पीछे तो कभी रात दिखती नहीं है, ठीक है कि नहीं, गलत कहूं तो बताओ। तो लिख रहा दोस्तों विभावरी। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको लबेरिया हुआ है, बताइए, ठीक है। लबेरिया मतलब लब वगैरह में है, जिनको हमेशा तारों भरी रात दिखती रहती है, हमेशा शीतल हवा, हम मतलब हर मौसम अच्छा, ठीक है। चांदनी रात को क्या कहते हैं दोस्तों, तो चांदनी रात को कहा जाता है शर्वरी। क्या कहते हैं दोस्तों, चांदनी रात को क्या कहते हैं, जब रात में तारे भी हों और साथ साथ चांद भी हो, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं, चांदनी रात कहते हैं, और उसे कहते हैं शर्वरी। वह फूल जो खिला ना हो, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब खिला नहीं होता तभी तो उसे हम कली कहते हैं। क्या कहते हैं, वह फूल जो खिला हो उसे कली कहते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा हो, ये बता के दिखाओ, बस स्पीड स्लो हो गया दिक्कत। तो सुनो ध्यान से, वह फूल जो खिला ना उसे कली कहते हैं, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी खिलने जा रहा है, मतलब मान के चलो आधा खिला है और आधा बचा है, ठीक है। वह फूल जो पूरा खिला हो, पूरी तरह से क्या हो गया, अपने मतलब चरम पे पहुंच गया, उसे कहते हैं दोस्तों निमीलित। क्या कहते हैं भैया, जो फूल पूरा खिला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निमीलित। क्या कहते हैं, निमीलित। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकित्सा। और कार्य करने की इच्छा रखने वाला तो चिकित्सु। क्या हो जाएगा, चिकित्सु। अब सासु तो गड़बड़ी नहीं होगा ना, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, अब उसमें गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, लाल कमल, सफेद कमल और नीला कमल को क्या कहते हैं, ठीक है। तीन तरह के कमल होते हैं, लाल कमल, सफेद कमल, नीला कमल। नीले कमल को देखिए कहते हैं इंदिवर। क्या कहते हैं दोस्तों, पहले इसको पढ़ लीजिए। नीला कमल जो होता है, जो उसे क्या कहते हैं, इंदिवर कहते हैं। जो लाल कमल होता है ना, उसे कहते हैं कोकनद। क्या कहते हैं दोस्तों, जो लाल कमल होता है कोकनद कहते हैं। सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। क्या कहते हैं,
पुंडरीक। जो भगवान विष्णु के हाथ में होता है सफेद कमल होता है, उसे पुंडरीक कहते हैं। जो माता लक्ष्मी के हाथ में होता है लाल कमल होता है, उसे कोकनद कहते हैं। और कहीं कहीं पर आपने नीला कमल देखा होगा जो भोलेनाथ को चढ़ता है, ठीक है, नीला वाला कमल खास करके, उसे हम क्या कहते हैं, इंदिवर कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, ध्यान दीजिएगा। बड़े भाई से पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जा रहा है, यार बड़ा बेइज्जती हुआ भी होगा कई लोग सामने। कई लोग तैयारी करने निकल जाते हैं, छोटे वाले का सिलेक्शन हो गया, उसके लिए लड़की पहले देखने आते हैं लोग, ठीक है। लड़की वाले एकदम परेशान करें, भैया छोटे बच्चे का विवाह कर दीजिए। अब बड़ा बच्चा करे तो करेगा, 1 साल अवॉइड किया, 2 साल अवॉइड किया, 3 साल अवॉइड किया, अब नौकरी मिल नहीं रही है, मजबूरी में छोटे भाई की शादी पहले हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी भी छोटे भाई से बड़े भाई से पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो रहा है तो इसे हम कहते हैं अनुदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं अनुदेश। और अगर छोटे भाई से पहले बड़े भाई का मतलब जो नियम होता है अगर उसी तरह से होगा तो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा सुवेश। क्या कहलाएगा, सुवेश, ठीक है। लिख रहा है ऋण न चुकाने वाला, पीछे आपको बताया था जो ऋण चुका दिया हो, ठीक है, जो ऋण चुका दिया हो, ठीक है, ऋण चुका दिया हो, ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों उऋण। उऋण, अगर ऋण चुका दिया तो क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा। और जो ऋण को नहीं चुकाता है यानी खा गया, ठीक है, मिलेगा नहीं, बैड डेप्ट हो गया, तो उसी के लिए एक शब्द होता है नादिहंद। क्या शब्द होता है, नादिहंद। तो कुछ ना कुछ तो सवाल आपको ऐसे जरूर मिले होंगे जो डिफिकल्ट भी होंगे या हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, और समय का भी पता नहीं चला होगा। तो देखिए स्टडी 91 से जुड़िए, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई शुरू करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, जितना समय देंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, उतना अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी दोस्तों, ये विश्वास मानिए, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी के अलावा दोस्तों कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए गए हैं। ये फाउंडेशन बैच 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की आपकी तैयारी कराएगा। जी हाँ, आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 0 लेवल से आपकी स्थिति को इतना मजबूत हम कर देंगे कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एक बार बैच को पढ़िए, एक बार भी। जिन बच्चों ने हिंदी का बैच लिया होगा, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, या पूछ लीजिए उन बच्चों से, हिंदी में कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो गया होगा कि अब उन्हें एग्जाम में डर नहीं लगता होगा। वो भारत का कोई भी एग्जाम दोस्तों एनी टाइम दे सकते हैं, एनी टाइम दे सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो ये हमारा बैच है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों उसी तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पे क्लासेस दी जा रही हैं। और ऐसा नहीं है मैं कितने दिन से प्रचार कर रहा हूं और देखिए कितना समय लगा क्लास बनाने में, बनाया जाता है बहुत मेहनत के बाद। देखिए कंटेंट पे बैठकर जब तक काम नहीं करेंगे बेहतर कंटेंट नहीं बनेगा। आप आज की क्लास पढ़े ना, आपको लगा होगा ना कि जितने सवाल नितिन सर ने लाया था, अक्सर करके जहां जहां कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों को, या जो बार बार परीक्षा में आते हैं ऐसे सवालों को नितिन सर ने पढ़ाया। तो भैया कलेक्शन में समय लगा होगा ना। मैंने तो खुल के कहा भी आपसे कि आप भी एक बार कलेक्ट करके देखो कितना समय आपको लगता है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की जानकारी चाहिए, चीजें चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसके लिए आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों उससे और ज़्यादा हम काम करने के लिए तत्पर हों। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। किसी तरह के फेसबुक या फिर ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज्ञान आगे बढ़े, लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।